नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम देश की डेमोक्रेसी की बुनियाद पर चल रहे एक ऐसे गहन अभ्यास की बात करेंगे जिसने पूरे देश की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। यह अभ्यास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक तरफ ईसीआई कहता है कि यह वोटर रोल की शुद्धता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज इसे वोट चोरी और कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी बता रही हैं। तो क्या यह एसआईआर देश के इलेक्टोरल रोल्स को साफ करने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर ऑपोजिशन के आरोप सही हैं कि इन टुडेज इंडिया इट इज द गवर्नमेंट दैट चूजेस वोटर्स? आज स्पॉटलाइट में इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की पूरी कहानी, इसका बिहार कनेक्शन और इसके राष्ट्रीय प्रभाव का गहन विश्लेषण करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने का एक व्यापक, समयबद्ध और घर घर जाकर सत्यापन करने वाला अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम सूची में हो और कोई भी अयोग्य व्यक्ति जैसे कि मृतक, शिफ्ट हो चुके या विदेशी अवैध प्रवासी रोल्स में शामिल ना रहे। ईसीआई के अनुसार एसआईआर की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि पिछले 2 दशकों में तेजी से अर्बनाइजेशन, बार बार माइग्रेशन और नए युवा मतदाताओं के जुड़ने के कारण इलेक्टोरल रोल्स की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। यह एसआईआर आजादी के बाद का 9वां ऐसा अभ्यास है और इससे पहले आखिरी बड़ा रिवीजन 2002 से 2004 के बीच हुआ था। यही कारण है कि 2002-2004 के वोटर रोल्स को इस बार एक महत्वपूर्ण कट ऑफ माना जा रहा है। कानूनी तौर पर ईसीआई को यह शक्ति आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 21 के तहत मिलता है, लेकिन इस प्योरिटी की कवायद ने कंट्रोवर्सी को जन्म क्यों दिया? इसकी जड़ें एसआईआर के पहले चरण यानी बिहार एसआईआर में है। एसआईआर का पहला चरण बिहार में जून 2025 में शुरू हुआ और 30 सितंबर को समाप्त हुआ। बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान 47 लाख मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का इलेक्टोरेट लगभग 6% सिकुड़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के नाम पर 6.9 मिलियन वोट काटे गए। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य कार्यकर्ताओं ने ईसीआई की अधिसूचना को आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए चुनौती दी, क्योंकि उनका दावा था कि इससे लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, खासकर गरीबी और माइग्रेशन वाले बिहार में। एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि ईसीआई ने शुरू में आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य डॉक्यूमेंट्स को सिटीजनशिप के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ईसीआई ने आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में स्वीकार करने के निर्देश जारी किए। ईसीआई ने 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा। फेज 2 में 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इनमें से कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आसाम को अलग रखा गया है क्योंकि वहां सिटीजनशिप के प्रावधान अलग हैं और वहां की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। फेज 2 में सबसे बड़ा बदलाव डॉक्यूमेंटेशन के नियमों में आया है। बिहार की प्रक्रिया के विपरीत फेज 2 में एन्यूमरेशन स्टेज पर मतदाताओं से कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ईसीआई ने एन्यूमरेशन फॉर्म में संशोधन किया है ताकि मतदाता अपने या अपने माता पिता, रिश्तेदारों के 2002-2004 के रोल्स के विवरण को भर सके। यदि कोई मतदाता पुराने रोल्स से लिंक नहीं हो पाता है तो उसे अपनी पात्रता साबित करने के लिए ईआरओ द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। और हां, आधार को अब 12th इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन यह केवल आइडेंटिटी का प्रमाण होगा, ना कि सिटीजनशिप या निवास का। इस रिवीजन को लेकर ऑपोजिशन का हमला तेज है। कांग्रेस ने ईसीआई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वोट चोरी का गेम खेलने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनते हैं, लेकिन आज सरकार मतदाताओं को चुन रही है और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि ईसीआई जल्दबाजी और ओपेक तरीके से एसआईआर आयोजित करके नागरिकों के अधिकारों को छीनने और बीजेपी की मदद करने की साजिश रच रहा है।
उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बिहार में बड़ी संख्या में महिलाओं, माइनॉरिटीज और SC/ST समुदाय के लोगों को बाहर कर दिया गया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो सीधे CEC ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का एजेंट बताया। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, जमीन पर इसकी गहरी सामाजिक निहितार्थ है, खासकर गुजरात जैसे राज्यों में जहां फेज 2 शुरू होने वाला है। गुजरात में डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स और मुस्लिम समुदायों में बहिष्करण का डर है। एडवोकेट शमशाद पठान के अनुसार बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज और विध्वंस के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पास अक्सर अपने नए या अस्थायी स्थानों पर वैध एड्रेस डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। इससे भी गंभीर चिंता 2002 के दंगों के पीड़ितों को लेकर है। मुजाहिद नफीस जैसे माइनॉरिटी राइट एक्टिविस्ट्स बताते हैं कि दंगों में विस्थापित हुए 1.5 से 2 लाख मुस्लिम्स कभी भी वोटर रोल्स में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनके दस्तावेज उनके घरों के साथ नष्ट हो गए थे। कई राइट विक्टिम्स आज भी रिलीफ कॉलोनीज में रह रहे हैं, जहां उनके पास घर का कानूनी मालिकाना हक नहीं है और उनके पास केवल वोटर ID और आधार कार्ड है, जो सत्यापन के लिए पर्याप्त नहीं माने जाते हैं। ट्राइबल एक्टिविस्ट प्रफुल्ल वसावा ने सरदार सरोवर डैम जैसी परियोजनाओं से विस्थापित हुए 41,000 ट्राइबल फैमिलीज का मुद्दा उठाया, जो दस्तावेजों की कमी के कारण बाहर हो सकते हैं। तो यह तो स्पष्ट है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक दो धारी तलवार है। एक तरफ यह हमारी लोकतंत्र की आत्मा यानी शुद्ध इलेक्टोरल रोल को बनाए रखने के लिए 20 साल बाद उठाया गया एक जरूरी कदम है। दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार में 47 लाख नाम हटे और जिस तरह से गुजरात में विस्थापित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के दस्तावेजों की कमी का मुद्दा है, वह ECI की नीयत पर गहरे सवाल खड़े कर सकता है। ECI ने फेज 2 में नियमों को आसान बनाया है, लेकिन क्या यह बदलाव ऑपोजिशन और आम जनता के बीच पैदा हुए अविश्वास को दूर करने के लिए पर्याप्त है? क्या ECI ट्रांसपेरेंसी और ड्यू प्रोसेस का पालन करते हुए वोटर रोल्स को शुद्ध कर पाएगा, या यह प्रक्रिया मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी कहानी बन जाएगी? यह SIR का अभियान केवल वोटर लिस्ट को साफ करने का अभियान नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हमारी संस्थाएं पॉलिटिकल प्रेशर से कितनी आजाद हैं। सोचने वाली बात है कि जब ECI के बड़े फैसलों पर देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज वोट चोरी का आरोप लगा रही हों और जब लाखों विस्थापित नागरिकों को अपनी सिटीजनशिप का प्रमाण 20 साल पुराने रिकॉर्ड से जोड़कर देना पड़ रहा हो, तो क्या यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश के इलेक्टोरल सिस्टम में जनता के विश्वास को मजबूत कर रहा है, या फिर यह डेमोक्रेसी के आधार को ही कमजोर कर रहा है? सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube channel.